हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट 2। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले की वीडियो में हमने बात कर ली थी मेटेलिक मिनरल्स की, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल का कंटेंट हमको नहीं मिलता, उनको हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल में माइका हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उनमें से जो दूसरे छोटे छोटे से हैं वो है लाइमस्टोन, डोलोमाइट और फोस्फेट। तो सबसे पहले बात करते हैं माइका की। माइका यूज किस में होता है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। इसको हम पतली पतली सीड्स में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम चादर कहते हैं ना, उसमें इसे चेंज कर सकते हैं, जो कि टफ भी होगी और फ्लेक्सिबल भी होगी। ठीक है, मैंने अभी चादर कहा तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि जिस पर हम सोते हैं वो वाली चादर। ये एक दूसरी चादर होती है जो मोस्टली शेल्टर में यूज करी जाती है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो भी माइका की ही बनती है। तो माइका जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सब एरिया में प्रोड्यूस होता है। साथ में राजस्थान भी होता है। ये नेल्लोरे एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बेस्ट क्वालिटी माइका को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का जो माइका है वो यहीं से ही आता है। ठीक है, अब माइका डिपॉजिट्स जो हैं वो मैसूर और हसन डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे, कर्नाटक में, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली में, मदुरई में, कन्याकुमारी में, एलेप्पे केरल में, रत्नागिरी महाराष्ट्र और पुरुलिया बंकुरिया वेस्ट बंगाल। तो ये सब कुछ नाम हैं, आपको इनमें से 3-4 नाम याद कर लेने हैं और क्या आपको जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाएं उनको हम एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। अब इनमें दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब वो जिसे हम बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब वो जिसे हमने कुछ ही सालों में स्टार्ट करा है, मतलब 10 से 15 सालों में हमने उसे स्टार्ट करना चालू करा है। और जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज भी होते हैं, मतलब एक जगह जाके खत्म हो जाएंगे। और जो नॉन कन्वेंशनल रहते हैं वो इनएग्जॉस्टिबल रहते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। देखते हैं, तो मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स, इनको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और यही कन्वेंशनल सोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल सोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दिन खत्म हो जाते हैं। कोल की बात करते हैं, तो कोल जो है एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारे यहाँ मिलता है। और किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? थर्मल पावर जनरेट करने के लिए और आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए। ठीक है, थर्मल पावर से मतलब है हम जो एनटीपीसी का काम करते हैं ना, एनटीपीसी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो कोल की हेल्प से ही करते हैं। ठीक है, अब कोल जो है दो रॉक सीक्वेंसेस में मिलता है। ठीक है, दो रॉक सीक्वेंसेस होते हैं अलग अलग, और दो जियोलॉजिकल एजेस के। ये वर्ड है जियोलॉजिकल एजेस, इससे हम मतलब 9th और 11th में भी हमने इसे पढ़ा था। जियोलॉजिकल एजेस का मतलब है कि सारी जो अर्थ बनी है वो कुछ अलग अलग टाइम में बनी है। तो इसका मतलब है कि दो पार्ट में मिलता है, एक होता है गोंडवाना लैंड में और दूसरा होता है टर्सरी डिपॉजिट्स में। ये गोंडवाना लैंड जो है ना, ये वही पोर्शन है जो इंडिया का खिसकते हुए हमारे इस एशिया में आके पहुंचा है। ठीक है, जो कि पहले एक साथ मिले हुए थे सारे कॉन्टिनेंट, तो उनको हम गोंडवाना लैंड कहते थे। तो वहां से जो आया है तो वहां पर गोंडवाना कोल मिलता है। और जो एरिया बाद में बना है, ठीक है, उनको हम टर्सरी डिपॉजिट्स कहते हैं। देखते हैं, तो 80% जो कोल डिपॉजिट्स है इंडिया में वो बिट्यूमिनियस टाइप का है और नॉन कोकिंग ग्रेड का है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं वो दामोदर वैली, झारखंड, बंगाल कोस्ट में मिलता है हमको। और इंपोर्टेंट कोल फील्ड्स है रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिध और करणपुरा। कोल के लिए ये 5 नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिध और करणपुरा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल माइनिंग एरिया है या सेंटर है वो है सिंगरौली एमपी में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तालचर रामपुर उड़ीसा में, चंदा, वर्धा, कांपटी, बंडेर महाराष्ट्र में और सिंगरेनी और पांडुर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इनके नाम याद कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, टर्सरी कोल्स जो हैं वो असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय, नागालैंड यहाँ हमको मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से निकाले जाते हैं? ये दरांगरी से, चेरापूंजी, मीलोंग, लांगरेन, माकुम, जयपुर, नजीरा। ठीक है, इन जगहों से ये हम इन्हें निकाल सकते हैं आराम से। पेट्रोलियम की बात करें, ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो पेट्रोलियम हम सभी जानते हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सब इन्हीं का काम आता है। ठीक है, तो एसेंशियल सोर्स है एनर्जी का सारे इंटरनल कंबसन के लिए, इंजन्स, मोबाइल, ऑटोमोबाइल्स में, मतलब जो हमारी व्हीकल
व्हीकल्स चलती है उनमें इन्हीं का काम है, रेलवेज, एयरक्राफ्ट सब में यही हेल्प करते हैं। इनके और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कौन-कौन से हैं? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे कि फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, वेसलीन, लुब्रिकेंट, वैक्स, सोप, कॉस्मेटिक्स सभी में इनका थोड़ा-थोड़ा उपयोग होता है। ठीक है? अब ऑयल एक्सप्लोरेशन जो होता है, मतलब जो पेट्रोलियम ऑयल को निकाला जाता है और उसका जो प्रोडक्शन होता है, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर है। और भी हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, वो भी ऑयल निकालती है। पेट्रोलियम ऑयल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जब भी मैं ऑयल बोलूँ तो आपको पेट्रोलियम ऑयल ही समझना है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन एक पब्लिक सेक्टर है, 1956 में सेटअप हुआ था। असम में 3 है हमारे पास, ठीक है। ऑयल माइनिंग सेंटर डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान। देखिए, डिगबोई जो है वो पहला पूरे इंडिया का ऑयल माइनिंग सेंटर है, उसके बाद ही और सेंटर डेवलप हुए हैं। जो मेजर ऑयल फील्ड्स हैं गुजरात में वो हैं अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, नवागम, कोसांबा, लूनेज, ठीक है। और मुंबई जो है, मुंबई में एक ही हमारे पास है, मुंबई हाई, ठीक है। तो मुंबई को डिस्कवर किया गया 1973 में और प्रोडक्शन चालू कर दिया गया 1976 से। प्रोडक्शन में मुंबई हाई जो है वो इंडिया का 80% ऑयल निकालती है, ठीक है। ऑयल जो एक्सट्रैक्ट करा जाता है वेल्स से, मतलब कुओं से, और जो जमीन खोद के हम निकालते हैं, वो क्रूड ऑयल होता है, मतलब कच्चा ऑयल होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, उसको प्योर करा जाता है। वो डायरेक्टली हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, तो उसे रिफाइन करने के लिए 2 चीज़ की तरह रिफाइनरीज़ होती है, मतलब 2 चीज़ पर बेस रिफाइनरीज़ होती हैं। पहली फील्ड बेस्ड, जिसे हमें फील्ड पर यूज़ करनी है, ठीक है? कुछ ऐसा होता है ना, जो पेट्रोलियम निकाला हमने और अपनी मशीन्स को चलाने के लिए यूज़ करा, ठीक है? तो उसके लिए हम फील्ड बेस्ड रिफाइनरी यूज़ करते हैं, मतलब जो बेकार पार्टिकल्स होता है बस उसी को निकालते हैं और सारे को हम यूज़ कर लेते हैं। वहीं पर सेकंड होता है मार्केट बेस्ड का मतलब जो हमारे लिए होती है, ठीक है? हम लुब्रिकेंट में यूज़ करें, वैक्स में यूज़ करें, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करें या अपनी व्हीकल चलाने के यूज़ करें। उसके लिए जो होगा उसको हम मार्केट बेस्ड रिफाइनरी कहेंगे, मतलब हमारे अकॉर्डिंग वो छन के आएगी या साफ़ होकर आएगी। डिगबोई जो है वो फील्ड बेस्ड का एग्ज़ाम्पल है, जबकि बरौनी जो है वो मार्केट बेस्ड रिफाइनरी का एग्ज़ाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस का काम कौन संभालती है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो सेटअप हुई थी 1984 में, एक पब्लिक सेक्टर की तरह, ठीक है। वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट और मार्केट करती है नेचुरल गैस को। मतलब जो नेचुरल गैस निकालेगी, उसको ट्रांसपोर्ट करेगी और बेचेगी। इन सब का काम किसका? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। एक्सक्लूसिव रिजर्व्स जो हमको मिले हैं, मतलब बहुत सारे रिजर्व्स जो मिले हैं वो हमको ईस्टर्न कोस्ट के आसपास मिले हैं, साथ में त्रिपुरा में भी मिले हैं, राजस्थान, ऑफशोर वेल्स इन गुजरात और महाराष्ट्र में भी कुछ हमको मिल गए हैं कुएं नेचुरल गैस निकालने के लिए। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब के टाइम में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो इसके लिए यूज होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज के, वो 2 ही होते हैं, यूरेनियम और थोरियम। देख लेते हैं यूरेनियम कहाँ मिलता है और थोरियम कहाँ मिलता है। यूरेनियम डिपॉजिट्स हमको मिलता है धरवाड़ रॉक्स में, ठीक है। यूरेनियम ओर्स जो हैं वो जाना जाता है, बहुत सारे लोकेशंस में हमको मिल जाएंगे, लेकिन सिंहभूम कॉपर बेल्ट के पास, मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़ के एरिया के पास आपको सबसे ज्यादा यूरेनियम डिपॉजिट्स मिलेंगे। थोरियम की बात करें तो थोरियम हमको मोनेजाइट से मिलता है और लाइमनाइट से मिलता है, जो कहाँ मिलता है? जो बीच सैंड होता है ना, कोस्ट केरला के और तमिलनाडु के कोस्ट के पास, ठीक है। ये हमको इन जगहों पर ज्यादा मिल जाता है थोरियम। वर्ल्ड का जो रिचेस्ट मोनेजाइट डिपॉजिट है वो पलक्कड़ और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है केरल का। मतलब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मोनेजाइट जो मिलता है वो 2 ही एरिया में मिलता है हमारा, पलक्कड़ और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, विशाखापट्टनम के पास आंध्र प्रदेश में और महानदी रिवर डेल्टा के पास उड़ीसा में, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो स्टेब्लिश किया गया था 1948 में इसकी देखभाल करने के लिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया और एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट को क्या करा? उसको एस्टेब्लिश कर दिया ट्रॉम्बे में, मतलब जो कि हमारा बॉम्बे के आसपास का एरिया ट्रॉम्बे, वहां पर 1954 में। उसके बाद उसी को नाम बदल के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया 1967 में। ये भाभा हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर किया गया, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा उनका नाम था, उनके अकॉर्डिंग भाभा कर दिया गया। अब इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं तारापुर, रावत भाटा, कलपक्कम, नरोरा, कैगा और करापरा, ठीक है। इनको आप दोबारा देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ।
करते हैं हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की। नॉन कन्वेंशनल हम बात कर चुके हैं, जो हमने अभी अभी अपनाए हैं, ठीक है, और जो इनएग्जॉस्टेबल है। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी है, ठीक है। जो एनर्जी इनसे मिलता है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब हर जगह आपको इक्वल इक्वल मिल जाएगा, और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। एनवायरमेंट को हम इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जो इको फ्रेंडली है वो चीपर एनर्जी देती है, और इनिशियल कॉस्ट अगर आपका निकल जाए, मतलब सिर्फ लगाने के टाइम में जो उसका कॉस्ट होता है बस वही कॉस्ट होता है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस में थोड़ा सा भी आपको कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं सोलर एनर्जी की। तो सनरेज टैप करी जाती है, मतलब फंसाई जाती है या एब्जॉर्ब करी जाती है फोटोवोल्टिक सेल्स में, जो कि कन्वर्ट हो जाती है फिर एनर्जी में, और उसी एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कह देते हैं। दो प्रोसेस से हम इसको करते हैं, या सोलर एनर्जी को टैप करते हैं, वो है फोटोवोल्टिक्स और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, ठीक है। फोटोवोल्टिक्स और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। अब सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी जो है, इसका बहुत सारा एडवांटेज है। क्या? ये कॉस्ट बहुत कम लेता है भाई, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही है, ईजी आप बनना भी सकते हैं इसको। सोलर एनर्जी 7% ज़्यादा इफेक्टिव है किसी भी कोल से, या 10% ज़्यादा इफेक्टिव है किसी भी न्यूक्लियर प्लांट से। देख लीजिए आप कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, और एनवायरनमेंट को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ये जनरली हम किस में यूज़ करते हैं? हीटर्स में, क्रॉप ड्रायर्स में, कुकर्स में, इन सब में हम यूज़ कर लेते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, मतलब गुजरात और राजस्थान, उसके पास बहुत ज़्यादा क्या है, पोटेंशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या कर सकता है, सोलर एनर्जी को डेवलप कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक स्टार्ट जो हुआ है ना, वो बहुत कम स्टेज पर हुआ है। अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी मतलब सबको पता है, हवा से हम एनर्जी निकाल लेते हैं, पॉल्यूशन फ्री तो है ही है भाई, क्योंकि जो विंड एनर्जी मतलब वाइंड से हम एनर्जी बनाते हैं, उसमें हम अपना कोई पॉल्यूशन नहीं डालते, ठीक है। जो विंड का पॉल्यूशन होगा वही विंड का पॉल्यूशन होगा, जो कि बढ़ता ही जा रहा है रेगुलरली। इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, विंड विंड हमेशा चलती रहेगी। जो मैकेनिज्म है, ठीक है, किसका, एनर्जी कन्वर्जन का वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखते हैं कैसे वो चेंज कर देते हैं, आइए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, 10th में भी हमने पढ़ा था। तो काइनेटिक एनर्जी है जो है विंड का, टरबाइन से वो कन्वर्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो परमानेंट विंड सिस्टम होती है, मतलब सारी विंड इनको चलाएंगी, हवा तो किसी से भी चल सकती है, ठीक है, तो ट्रेंड विंड चलाएगी, वेस्टर्लीज चलाएंगी, सीजनल विंड चलाएंगी। अब ये जो ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और सीजनल है, आप इन पर ध्यान ना दें, बस आप ये समझिए कि ये विंड के टाइप है, ठीक है, क्योंकि ये 11th में पढ़ाई जाती है, आपको याद भी होगा शायद या नहीं भी होगा, मैं नहीं कह सकता, ठीक है। और मॉनसून सब जितनी भी विंड चलती है वो इन्हें हिलाने में, मतलब टरबाइंस को हिलाने में हेल्प करती है, उसी से वो क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अकॉर्डिंग, इंडिया एबल हुई है 3000 मेगावाट बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी से, इसी सोर्स से। लेकिन जो कंट्री का पोटेंशियल है विंड पावर जनरेशन का, वो 50,000 मेगावाट तक वो बढ़ा के रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। जिससे वो क्या करें, सिर्फ 1/4 ही अभी तक हार्नेस कर पाए हैं जिनका अभी तक। राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं हमको विंड एनर्जी के लिए। विंड पावर 2 प्लांट हमने लगा चुके हैं। लांबा गुजरात में, जो कि कच्छ में है, एशिया का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट है। दूसरा हम लगा चुके हैं तुतीकोरिन पोर्ट पर, तमिलनाडु में, ठीक है। एक पोर्ट पर भी हम इसको विंड पावर प्लांट को लगा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम, टाइडल और वेव एनर्जी की बात करते हैं। तो टाइडल और वेव एनर्जी का मतलब क्या है, जो टाइड्स चलती रहती है ओशियन में, हम उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं। ओशियन करंट जो होता है बहुत ज़्यादा, उनमें इनफाइनाइट एनर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है उनमें, ठीक है। लार्ज टाइडल वेव्स जो होंगी वो हमारी वेस्ट कोस्ट पर पाई जाती है इंडिया के, ठीक है, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में मिलेंगी। इसीलिए इंडिया के पास ग्रेट पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्या करने का, टाइडल एनर्जी को जनरेट करने का कोस्ट के चारों तरफ। क्योंकि ये ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा डिपेंडेंस है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स पर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पर, वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि हम जो है वो प्योर एयर में सांस ले पाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, क्योंकि इंडिया के पास क्या है, टेक्नोलॉजी अभी तक अच्छी नहीं है। बात करते हैं अब जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी से मतलब है जो अर्थ की हीट है उससे हम कैसे एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे ही मैग्मा जो होगा अर्थ का, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ से अगर वो बाहर आता है सरफेस पर, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, पता है हमको। यही हीट एनर्जी को हम सक्सेसफुली पकड़ लें और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा जो हॉट वाटर होगा, ठीक है, हम क्या करें, एक पाइप लें, पाइप को अर्थ में डालें, अर्थ में डालने से फिर उसे वापस घुमा के बाहर ले आए,
ठीक है? तो क्या करेंगे, जो अर्थ के अंदर पानी जाएगा, उसमें क्या होगा, वो अर्थ के अंदर जब मूवमेंट करता रहेगा तो पानी भी गर्म हो जाएगा। अब उसको जब हम बाहर लाएँ, ठीक है? तो वो गर्म वाटर ही आएगा, अब उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। यही इन्होंने इतने में बता रखा है। अब वो क्या कर रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी इसी को कह रहे हैं। ये एनर्जी जो है अब सबसे ज़्यादा की एनर्जी सोर्स मानी जा रही है, ठीक है? जो अल्टरनेट सोर्स की तरह उभर रही है, इसके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के। इंडिया में एक जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है, ठीक है? मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए, अगर एक जगह बन सकता है, तो हर जगह क्यों नहीं बन सकता? बनेगा, ज़रूर बनेगा, ठीक है? बायो एनर्जी की बात करते हैं। बायो एनर्जी कौन-सी होती है? एक ऐसी एनर्जी जो क्या करते हैं हम, कहाँ से लेते हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को सड़ा गैस निकलेगी ना, हम उसको स्टोर करते हैं, देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू उठा लिए, म्युनिसिपल वेस्ट उठा लिया, तो बायो एनर्जी जो है एक पोटेंशियल सोर्स है, किसका? एनर्जी कन्वर्जन का। एनर्जी को आराम से हम चेंज कर सकते हैं। उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं, हीट एनर्जी में भी, गैस और कुकिंग के लिए भी, ठीक है? मतलब कुकिंग के लिए गैस चाहिए तो इसी को उठा लो। और वो क्या करता है, वेस्ट और गार्बेज को भी आराम से प्रोसेस कर लेता है, मतलब गायब कर देता है, और एनर्जी को भी प्रोड्यूस हो रही है हमारी, बढ़िया है ना? तो वो क्या करता है, वो हमारा इकोनॉमिक लाइफ जो है वो भी बढ़ाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को तो रिड्यूस करता ही करता है। सेल्फ रिलायंस बढ़ाता है, मतलब अपने ऊपर का जो आत्मनिर्भर है वो भी बढ़ाता है, ठीक है? तो मोदी जी का ये सपोर्ट करता है। रिड्यूस करता है प्रेशर इस पर, फ्यूल वुड पर। मतलब पहले लोग क्या करते हैं कि आग मतलब खाना पकाना है तो लकड़ी से आग जलाते हैं, ठीक है? फिर खाना बनता है। लेकिन बायो एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, इसी से ही बना सकते हैं, ठीक है? जिससे जो प्रेशर है वुड पर वो कम होगा। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है ओखला में, दिल्ली में, ठीक है? जो कि अभी तक एकदम अच्छे से काम कर रहा है और बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करता आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज को बचाया कैसे जाए। तो एक अर्जेंट नीड आ रही है रिसोर्सेज को बचाने की। जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी, जो भी हमने बात करी है, इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब कभी खत्म नहीं होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको डेवलप करना चाहिए। इसे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को हटा दो और इनएग्जॉस्टेबल को लगा दो। मुझे पता है कि एक साथ नहीं होगा, लेकिन हम धीरे से शुरुआत तो कर सकते हैं, ठीक है? कहीं भी ऐसा टाइम भी आएगा जो क्या होगा, सारे एग्जॉस्टेबल सोर्सेज का हम यूज जीरो कर देंगे और सिर्फ और सिर्फ इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का यूज करेंगे, ठीक है? मेटेलिक मिनरल्स की अगर हम बात करें तो स्क्रैप मेटल्स को यूज किया जाना चाहिए रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स को करने के लिए। यूज ऑफ स्क्रैप जो है वो स्पेशली जरूरी है, किन के लिए? कॉपर के लिए, लेड के लिए, जिंक के लिए, जिसके इंडिया में रिजर्व्स बहुत कम है, ठीक है? तो स्क्रैप मेटल्स का यूज करें ऐसे मिनरल्स के लिए, ऐसे मेटल्स के लिए जिनका इंडिया में यूज और मतलब प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा कम है। तो यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होंगे स्कार्स मेटल्स के लिए, वो उनके कंजम्पशन को आराम से घटा देंगे, ठीक है? मतलब ज्यादा यूज हो रहा है तो आप उन्हें देना ही कम कर दीजिए। एक्सपोर्ट होने लग जाए स्ट्रेटेजिक और स्कार्स मिनरल्स का, उसको भी रिड्यूस करा जाना चाहिए। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल या मिनरल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्जिस्टिंग रिजर्व जो है उसे हमें ज़्यादातर टाइम तक यूज़ करना है और करते रहना है और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।